नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। इस खास कार्यक्रम में कोरोना की बातें एक्सपर्ट के साथ कोरोना संक्रमण पर भारत सहित पूरी दुनिया तेजी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई देशों में हालत अब भी उतनी तेजी से नहीं सुधरते दिख रहे। कोरोना की नई कई वैक्सीन के आने से दुनिया के कई देश राहत भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें दुनिया में सभी लोगों तक पहुंचाना अब भी एक हिमालयन चैलेंज है। कोरोना को लेकर अब भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, कई भ्रांतियां हैं, कई अफवाहें हैं और कई वाजिब उलझनें भी हैं। इन्हीं सवालों और उलझनों के साइंटिफिक जवाबों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले लोगों में इन दिनों एक कॉम्प्लेसेंसी भी देखने लगी है, जब तक कोरोना वैक्सीन लेकिन आती नहीं, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि हमें प्रिकॉशंस अभी भी बरतने की जरूरत है, मसलन मास्क लगाने की, क्योंकि जो भी कोरोना आया है वो लाइफस्टाइल में चेंज हमारे आया है, एक नेचर का इशारा भी है। बिल्कुल, अभी तक हम ये कह सकते हैं कि कोरोना यहाँ से गया नहीं है और हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि और देशों में भी यही देखा गया था कि जब एकदम केसेस कम हुए थे तो उसके बाद कई देशों में केसेस एकदम बढ़ने शुरू हुए, वायरस ने वेरिएंट का रूप लिया और एकदम स्पाइक आने लगा। इसलिए उसको रोकने के लिए हमें दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिससे किसी को अगर कोविड हुआ तो आगे वो इन्फेक्शन को फैला नहीं सकता और उसके कारण एकदम क्लस्टर या एकदम केसेस नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, जैसे जैसे लोगों की वैक्सीन की बारी आती है हम आगे आके वैक्सीन लगाएं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, समाज में लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और हम एक उसका जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो रोकें, मोर्टेलिटी कम करें, लोगों का डेथ रेट कम हो, तभी हम इसको रोक पाएंगे। नहीं तो हम अभी तक ये लड़ाई जीते नहीं है और अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे सिचुएशन कई देशों के हिसाब से अच्छी है, लेकिन हमें पूरा कदम लेने चाहिए कि आगे जाके ये बिगड़े नहीं। बिल्कुल, कई देशों के हिसाब से अच्छे, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ 1% लोगों को भी कहें, अगर जो पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है और 1% लोगों को भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया जा सका है। आपने वेरिएंट्स की बात की, जैसे ब्रिटेन का जो वेरिएंट है B117, उसको लेके कहा जा रहा है कि उसको लेके वैक्सीन जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है, लेकिन जैसे ब्राज़ील है या दूसरे और देशों के जो वेरिएंट हैं, म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेशन जो हो रहा है वायरस में, उसको लेके एक फिक्र बनी हुई है। बिल्कुल, तो अगर हम देखें जो डेटा आ रहा है कि जो ब्राजीलियन वेरिएंट है वो इम्यून एस्केप उसमें कुछ हद तक है और इसलिए वैक्सीन की एफिकेसी में ये देखा जा रहा है कि शायद उसमें कहीं कमी ना हो, तो इसके लिए स्टडीज की जा रही हैं और उस वेरिएंट को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि अभी तक जो वैक्सीन हमारे पास है उसमें जो भी डेटा आया है वो ये दिखाती है कि इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी वैक्सीन इफेक्टिव हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे के लिए हमेशा के लिए इफेक्टिव रहेंगी। और इसलिए साथ साथ रिसर्च भी चल रही है कि अगर वेरिएंट आएगा तो हम जो अगले डोजेज आएंगे वैक्सीन के उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं जिससे वेरिएंट को भी वो कवर करें और वो इफेक्टिव रहें। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, क्योंकि अगर हम वायरस को फैलने नहीं देंगे, वायरस के केसेस कम होंगे तो म्यूटेशन के चांसेस भी कम होंगे और भारत में वेरिएंट डेवलप होने के लिए वेरिएंट आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमें एक सर्वेलेंस करने की जरूरत है कि कहीं पर भी हमें लगे कि केसेस ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कोई अबनॉर्मल सिचुएशन आ रही है, तो वहां पे हम एकदम कंटेनमेंट भी कर पाए, वहां एकदम जांच करें कि यहाँ कोई नया वेरिएंट तो नहीं आया और उसको आगे ना फैलने दें। जैसे हम केरल में देख रहे हैं काफी ज्यादा केसेस हैं, वहां जांच करने की जरूरत है कि वहां पे कोई वेरिएंट तो नहीं है और अगर है तो उसको हम आगे फैलने ना दें, उसको वहीं पे रोक रखें। ये भी हमें आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी स्थिति अच्छी है लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि आगे जाके ये नहीं बिगड़े। बिल्कुल, केरल में जिस तरह से केस बढ़ा उस तरह एक इंटरनेशनल केस भी हुआ। अभी जैसे साउथ अफ्रीका में केस बढ़ने लगा तो ऑस्ट्रेलियाई टीम वहां नहीं गई, क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने नहीं गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैच भी नहीं खेली। उस लिहाजा अगर हम देखें, कई बार आपको लगता है डॉक्टर गुलेरिया कि अब भी एक पीक आ सकता है या उसको लेकर कॉशियस रहने की जरूरत है? बिल्कुल, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये हमने और देशों में भी देखा है, ब्राजील में भी देखा है कि एकदम केसेस कम हुए फिर बढ़ गए। इसलिए ये वायरस जो है ये एक बहुत क्लेवर वायरस है, ये अपनी तरफ से सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, चेंज भी करेगा और फैलने की कोशिश भी करेगा। हमें इससे आगे रह के हमें स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि हम इसको आगे बढ़ने ना दें और इसको रोक पाएं, क्योंकि अगर स्पाइक आएगा तो केसेस भी बढ़ेंगे, हॉस्पिटल एडमिशन भी बढ़ेंगी, इकोनॉमी में भी असर पड़ेगा। और जो हम कई चीजें और करना चाह रहे हैं, चाहे स्कूल खोलने की बात करें, यूनिवर्सिटीज खोलने की बात करें,
इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने की बात करें, उस सब पे ही असर पड़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्रेसिव कदम अभी से लें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना पूरा तरह से उसको करें और साथ में वैक्सीन भी लगाएं, क्योंकि हमें अब इस सिचुएशन को संभालना है, बिगड़ने नहीं देना है। बिल्कुल। एक जैसे आपने बताया कि इंडिया में अगर टॉप मतलब 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट, अगर नंबर्स की बात करें तो हम दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो हमारा 1% से भी कम है। ऐसे में डॉक्टर गुलिया, आपको लगता है कोई टारगेट सेट है इस साल के अंत तक, मतलब कितने % लोगों को इतना वैक्सीनेशन किया जा सके ताकि बाकी लोग, अगर एक हर्ड इम्यूनिटी की भी जो बात चली है वो उस दायरे में आए, बाकी लोग उससे अफेक्टेड नहीं हो? तो अगर हम अपना साल के मिडिल तक या जून जुलाई तक अपना पहला फेज जो है, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर पाएंगे, वो हम 30 करोड़ के करीब होगा। तो अगर हम उसके साथ ये देखें कि कुछ लोगों को ऑलरेडी इम्यूनिटी होगी क्योंकि उनको इन्फेक्शन हुआ है, जैसे सीरो सर्विलेंस का डेटा में आया है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ काफी लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी। तो हम ये कह पाएंगे कि एटलीस्ट 2 चीजें हम कह सकते हैं कि हमारी मोर्टेलिटी कम होगी, क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप को हम वैक्सीनेट कर पाए, उनकी इम्यूनिटी है और उनको सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। दूसरा, हमारे इतने लोगों में प्रोटेक्शन होगा कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो वायरस के स्प्रेड के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। हमें ये समझना चाहिए कि वायरस जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही फैलता है और कोई इसका फैलने का तरीका नहीं है। इसलिए अगर किसी को कोविड हो लेकिन उसके आसपास सब लोगों को वैक्सीन लगा हो और वो प्रोटेक्टेड हो, तो वो वायरस को आगे फैलने नहीं देंगे और ये वायरस वहीं पे खत्म हो जाएगा और केसेस नहीं बढ़ेंगे। इसलिए वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए उतना ही हमें फायदा होगा। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है और अगले महीने तक जो 50 साल से उम्र के जो उम्र से ज्यादा वाले जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये सब चीजें पैरेलल में करेंगे तो एक नंबर जो है वो हम साल के मिडिल तक, जून जुलाई तक अचीव कर पाएंगे, जिससे कुछ हद तक हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी आ जाएगी। और बेस्ट तरीका बचने का एक कह सकते हैं मास्क है, और जिस तरीके से आपने आपकी जो तस्वीर आई थी सबसे पहले लगाने के लिए, लेकिन अभी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी में या हेल्थ वर्कर्स में भी जो एक सटल डर बना हुआ है कि पहले बाकी लोग टेस्ट कर लें, उससे बचने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि उनको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं, अपने पेशेंट्स के लिए भी। हम एक सिचुएशन है कि आपने वैक्सीन ली और आप बच गए, तो दूसरी सिचुएशन ऐसी भी है कि आपने वैक्सीन नहीं ली, आपको माइल्ड कोरोना हुआ, आपको जुकाम नजला खांसी हुई और आप काम पे आ गए और आपने मरीज देख लिया, आपने आईसीयू में चले गए, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है कोई, उसको देख लिया और आपने उस पेशेंट को इन्फेक्शन दे दिया। तो उस पेशेंट को, तो जो बीमार है हॉस्पिटल में, उसको अगर आप डॉक्टर से ही कोविड हो जाएगा तो वो तो और सीरियस हो जाएगा। इसलिए अपने पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, एक एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकली हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेशेंट्स को देख रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि हम इन्फेक्शन पेशेंट्स को दे दें। क्या आपको लगता है जैसे जो आम डर बना हुआ रहता है कि डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है या कोई और, वो भी हाई लेवल पे नहीं है, उन लोगों को भी वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए उसी रफ्तार से? बिल्कुल, जैसे जैसे हम वैक्सीन की जो रोल आउट शुरू करेंगे और इतने डोजेज होंगे कि हम इन सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, तो प्रायोरिटी बेसिस पे इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। एक तो सिंपल ग्रुप है 50 साल से ज्यादा उम्र वाला, उसमें भी हम पहले ज्यादा ओल्डर ग्रुप को ले सकते हैं, जैसे जैसे और डोजेज आएंगे तो लेसर एज ग्रुप को ले सकते हैं, मान लो 65 से ज्यादा पहले ले लिया, फिर उसके बाद उसके कम एज वालों को ले लिया। लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या और जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, ये इसी ग्रुप में आ जाती हैं। तो अगर हम 50 एज ग्रुप के उम्र से ज्यादा वालों को वैक्सीनेट कर लेंगे तो काफी हद तक कोमॉर्बिडिटीज भी हम कवर कर पाएंगे। उसके बाद वो लोग रह जाएंगे जिनकी उम्र 50 से कम है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उसके लिए भी एक कुछ हद तक क्राइटेरिया बनाया गया है कि कैसे उसको प्रायोरिटाइज करें। मान लो कोई पेशेंट है जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, या पेशेंट है जिसको डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2-3 दफा उसको डायलिसिस करना पड़ता है, या जिसकी शुगर बहुत ज्यादा है, इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है,
उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा एज कम्पेयर टू, मान लो जिसको डायबिटीज है लेकिन पर वो सिर्फ डाइट से ही ठीक रह रहा है या बहुत कम दवाई ले रहे हैं, तो ये भी हम प्रायोरिटाइज करके उन लोगों को पहले देंगे जिनको ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि उम्र के हिसाब से भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे, बीमारी के कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। एक और बड़ा कॉमन सा भ्रम फैला हुआ रहता है सोसाइटी में कि जिनको कोविड के बाद कोई इन्फेक्शन हो गया या लंग्स में कोई आया, उनको वो या उनके साथ के लोग कहने लगते हैं कि ये अब एंड तक, लाइफ के एंड तक रहेगा। ये जाहिर तौर पे एक भ्रम है डॉक्टर गुलेरिया। बिल्कुल, जिनको जो कोविड इन्फेक्शन हो गया, कुछ लोगों को होता है जो हम कहते हैं लॉन्ग कोविड, कि वो रिकवर कर जाते हैं लेकिन कुछ हद तक कोविड के कारण किसी ऑर्गन में, चाहे वो लंग हो, चाहे वो हार्ट हो या ब्रेन हो, उसमें कुछ हद तक डैमेज हो जाता है जो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे परसेंटेज पेशेंट्स कम हैं। कुछ पेशेंट्स हैं, हमारे यहाँ भी कुछ पेशेंट्स हैं जो अभी भी कई महीने हो गए कोविड से रिकवर कर गए, लेकिन लंग्स उनके बहुत खराब हैं, घर पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, बिना ऑक्सीजन के उनकी सैचुरेशन एकदम कम हो जाती है, परसेंटेज कम है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स हैं, चाहे उनको कोविड हो या कोविड के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं और वो ग्रेजुअली अपनी लाइफ को जो है नॉर्मल में ला पाते हैं। कभी कभी इसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। मतलब प्रिकॉशन से तो किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए वैक्सीन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ना समझे कि हमारी उम्र कम है, हमें माइल्ड सा कोविड होगा और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। कई दफा कोविड आपको माइल्ड होगा, लेकिन उसका जो पोस्ट कोविड सीक्वेले है, कोविड के बाद जो सीक्वेले है, वो आपको कई महीने तंग कर सकता है और उससे आप काफी हद तक परेशान हो सकते हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है, मेमोरी लॉस कई लोगों को हो गया, ब्रेन फॉग जो हम कहते हैं, या जैसे मैंने कहा किसी ऑर्गन में डैमेज भी हो सकता है। इसलिए कोविड को लाइटली ना लें, चाहे आपकी यंग एज हो, और वैक्सीन जब भी आपकी बारी आए आगे आके जरूर लगाएं। बिल्कुल, कोविड को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी बारी आए वैक्सीन लेने की जरूरत है। और डॉक्टर गुलेरिया ने बहुत सारे भ्रम जो फैले हुए, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, उसका बहुत ही साइंटिफिक सा जवाब दिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया आपका।